देवी और सज्जनों, मैं इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा आज का वेबिनार ऑन्को डाइट और मनोविज्ञान कैंसर रोग प्रबंधन में भूमिका, जिसे 4बेस केयर द्वारा कैंसर पेशेंट्स के लिए आयोजित किया गया है। मेरा नाम अदिति मुखर्जी है और मैं 4बेस केयर में पेशेंट केयर एंड एंगेजमेंट डिपार्टमेंट में लीड के रूप में काम करती हूँ। आज के इस वेबिनार की प्रस्तुति एवं मेजबानी मैं करूंगी। इस वेबिनार के स्पीकर्स मिस जयत्री मंडल, जो कि सीनियर ऑन्कोसाइकोलॉजिस्ट हैं, एंड मिस हर्षा जोशी, जो कि ऑन्कोडाइटेशियन है, आज हमारे साथ इस मंच पर मौजूद हैं। हमें विश्वास है कि इस ऑनलाइन इवेंट से कैंसर पेशेंट्स एंड उनके फैमिली मेंबर्स को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और एक अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी लाइफस्टाइल या डाइट से रिलेटेड किसी भी प्रकार के डाउट्स को क्लियर करने का। इसी के साथ इस वेबिनार को शुरू करते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मिस जयत्री मंडल को। मिस जयत्री मंडल एक सीनियर ऑन्कोसाइकोलॉजिस्ट है। उन्होंने एमएससी किया है हेल्थ साइकोलॉजी में और एमफिल किया है ऑन्कोसाइकोलॉजी में। उन्होंने हजारों कैंसर पेशेंट्स के साथ काम किए हैं। वो हमें बताएंगे कि कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान अच्छे मानसिक स्वास्थ्य और लाइफ की पॉजिटिविटी को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जयत्री, ओवर टू यू। थैंक यू अदिति, इतने अच्छे से मुझे सबके साथ परिचय करवाने के लिए। सबको दोपहर की नमस्ते। मेरा नाम है जयत्री और मैं 4बेस केयर में सीनियर साइको ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। मैं कैंसर पेशेंट्स और उनके घर वालों के लिए कैंसर देखभाल के संबंधित मानसिक और सामाजिक चिंताओं से निपटने में मदद करती हूँ। आज की चर्चा शुरू करने से पहले अभी हम लोग एक छोटा सा पीपीटी आप सबके सामने प्रेजेंट करेंगे, जिसके जरिए से कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान साइको ऑन्कोलॉजिकल काउंसलिंग का इंपॉर्टेंस क्या होता है और ये क्यों जरूरत है उसके बारे में बात करेंगे। आज के प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले हम लोग जानेंगे कि आप साइको ऑन्कोलॉजिकल काउंसलिंग क्यों जरूरत है और आपको एक साइकोलॉजिस्ट के पास कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान क्यों जाना चाहिए। हमारे समाज में हमेशा एक गलत सोच है, अगर आपका मानसिक संतुलन सही है तो शायद आपको कभी भी कोई भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का कोई जरूरत नहीं है। और आज हम सबके साथ जितने सारे लोग आप मौजूद हो, आप में से कोई भी और किसी का भी मानसिक संतुलन खराब नहीं है। तो यहाँ पे सवाल आता है, यहाँ पे साइको ऑन्कोलॉजिकल काउंसलिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। कैंसर ट्रीटमेंट बहुत लंबे समय तक चलता है और उसके दौरान पेशेंट्स को बहुत सारे मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जो सबसे पहले सोच आता है वो है मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, कभी मेरा कोई बैड हैबिट्स भी नहीं था, कभी मैंने किसी का कुछ खराब भी नहीं किया, तो अचानक से मेरे साथ ही क्यों कैंसर हो गया। इस समय पे पेशेंट्स का जो रात का नींद है वो बहुत खराब तरीके से बिगड़ने लगता है। हमेशा उनको लग सकता है शायद इतना ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी मुझे कुछ फायदा नहीं मिलेगा, तो मुझे इतना ट्रीटमेंट करवा के क्या फायदा अगर सब कुछ असल में खराब ही हो गया तो। इस समय पे पेशेंट्स का जो सेल्फ रेस्पेक्ट है वो कभी कभी बहुत खराब होने लगता है। शारीरिक छवि, आप में से शायद बहुत सारे लोगों को पता है, कैंसर के इलाज पर्टिकुलरली कीमोथेरेपी के दौरान पेशेंट्स का बाल झड़ने लगता है, कभी कभी जो त्वचा है उसका रंग थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, कभी कभी सर्जरी करके हम लोगों का कुछ अंग भी निकालना पड़ता है। इस तरीके से अगर शारीरिक छवि में कोई परिवर्तन आ गया है तो उसको स्वीकार करना इतना जल्दी से कोई भी पेशेंट्स और उनके घर वालों के लिए इतना आसान नहीं होता है, और जिसके दौरान पेशेंट्स को कभी कभी मानसिक तनाव का स्वीकार होना पड़ता है। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे और भी कुछ मानसिक तनाव के बारे में जानेंगे। पेशेंट्स को कभी कभी ऐसा लग सकता है कैंसर सही हो जाने के बाद अगर मुझे कैंसर फिर से वापस आ गया तो क्या होगा। कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्सा और चिड़चिड़ापन का भी सामना करना पड़ता है। हमेशा लगने लगता है शायद मुझे किसी के साथ बात नहीं करना है, मुझे कभी बाहर नहीं जाना है, मुझे बस चार दीवारी के अंदर अपने आप को बंद करके रखना है। इस समय पे बहुत सारे शारीरिक और सामाजिक दर्द भी पेशेंट्स के अंदर बढ़ जाते हैं। बहुत ज्यादा मानसिक और शारीरिक थकान आने लगता है पेशेंट्स के अंदर। उनको कभी कभी लग सकता है क्या नहीं, मुझे और कुछ भी काम नहीं करना है, मुझे बस पूरा दिन बिस्तर में ही रहना है।
कभी कभी लग सकता है क्या नहीं, अभी मुझे इतना काम करके क्या फायदा, मुझे अभी काम नहीं करना है, शायद मेरा करियर पूरे तरीके से खत्म हो गया, अभी मुझे कभी भी करियर में कुछ भी फायदा नहीं हो सकता है। इस समय पे कभी कभी पेशेंट्स को ये भी लग सकता है क्या सारे लोग शायद मुझे लेके बात कर रहे हैं, सारे लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं, और शायद मेरे लिए बहुत सारे लोग जो मेरे फैमिली मेंबर्स है, हम उनको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। ये जो सारे मानसिक तनाव है, हम लोग बहुत सारे केसेस में देखते हैं, पेशेंट्स बस ओनली मानसिक तनाव के कारण ही ट्रीटमेंट लेने के लिए इनकार कर देते हैं। उसके लिए क्या होता है, उनका बस मानसिक स्वास्थ्य नहीं, जो उनका शारीरिक स्वास्थ्य है वो भी बहुत खराब हो जाता है। इसके दौरान पेशेंट्स का जो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी खराब हो जाता है। इसके लिए सबको ये जानना चाहिए, कोई भी तनाव कभी छोटा नहीं होता है, कोई भी थॉट्स का इमोशंस कभी छोटा नहीं होता है। सारे इमोशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, और जिसको आपको हमेशा कोई एक्सपर्ट जो आपके साइकोलॉजिस्ट है या आपके थेरेपिस्ट है उसके साथ जाके आपको बैठ के अच्छे से काउंसलिंग सेशन करवाना चाहिए, या थेरेपी के जरिए से आपको एक साइकोलॉजिस्ट समझाते हैं कैसे आप आपके मानसिक तनाव से बाहर आएंगे। इसलिए आपको समझना है ये बात आज की इस मीटिंग से, क्या कभी भी अगर आपको थोड़ा सा भी तनाव का सामना करना पड़े, कभी भी आपको इंतजार नहीं करना है कब वो बहुत बड़ा हो जाए, क्योंकि शायद बाद में जाके वो बहुत बड़ा कोई एंजाइटी या डिप्रेशन भी हो सकते हैं। इसलिए आपको हमेशा एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करवाने के लिए, जब भी आपके घर वाले या आप एज अ पेशेंट कैंसर के इलाज ले रहे हो। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाके बात करेंगे कैसे एक साइकोलॉजिस्ट स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी फॉलो करके आप लोगों को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे वो है असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन। अगर आप आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड में देखेंगे वहां पे एक स्केल है, आप अगर नीचे देखेंगे वो है 0 या 1, मतलब अभी मेरे पेशेंट का मन बहुत अच्छा है, वहां पे कोई तनाव नहीं है। आप जितना ऊपर जाएंगे फॉर एग्जाम्पल 8, 9 और 10, इसका मतलब है अभी पेशेंट का मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो बहुत ज्यादा तनाव में है, उनको शायद कुछ चीजों के बारे में बहुत ज्यादा डर है, या बहुत ज्यादा शंका है, या वो बहुत ज्यादा अपसेट है। एक साइकोलॉजिस्ट एग्जैक्टली यही काम करते हैं। अगर पेशेंट्स का मन अच्छा नहीं है तो थेरेपी सेशंस देके या काउंसलिंग सेशंस देके उनका जो खराब मन है उसको अच्छा करने के लिए कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे समाज में या कभी कभी हमारे परिवार में भी कभी कभी बहुत गलत सोच होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे फैमिली में कोई कैंसर के पेशेंट्स है, किसी को लग सकता है नहीं मुझे कैंसर पेशेंट्स के बाजू में नहीं सोना है, उनके साथ एक थाली में नहीं खाना है, एक टॉयलेट इस्तेमाल नहीं करना है, और एक टॉवल भी हमको इस्तेमाल नहीं करना है। पर ये सारे सोच बहुत गलत है, और अगर ये गलत सोच हमारे मन में रहे तो पेशेंट से नहीं जो परिवार का माहौल है वो भी बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज हम सबको जानने के लिए काउंसलिंग सेशन के दौरान, बस काउंसलिंग सेशन ही नहीं, जितने सारे गलत सोच है आपके परिवार में या आपके समाज में कैंसर रोग और कैंसर रोगियों के लेके, उसके बारे में भी साइकोलॉजिस्ट आपके साथ बातचीत करेंगे। इस समय पेशेंट्स और उनके घर वाले के अंदर कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्सा और चिड़चिड़ापन हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगर मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। एक साइकोलॉजिस्ट आपको समझाते हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप टेक्निक फॉलो करके आप आपका गुस्सा और मानसिक तनाव कंट्रोल कर सकते हैं बहुत हद तक अपने अंदर। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे और कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में जानेंगे। कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान ये हम सबको जानने का जरूरत है, अगर मुझे एक बेहतर स्वास्थ्य चाहिए तो मेरा मन को मुझे शांत रखना पड़ेगा, और इसके लिए काउंसलिंग सेशन के दौरान एज अ साइकोलॉजिस्ट दो चीज को लेके मैं सबसे ज्यादा बात करती हूँ, वो है एक माइंडफुलनेस मेडिटेशन टेक्निक, नंबर 2 अगर आपके घर पे कोई भी है, आप अगर किसी के साथ भी बहुत ज्यादा क्लोज हो आपके परिवार में या आपके दोस्तों के अंदर, आप उनसे दिल खोल के बातें करो। माइंडफुलनेस मेडिटेशन टेक्निक के बारे में अभी थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। इसको आप कभी भी कर सकते हो, आप कैसे भी बैठ के या बिस्तर में लेटे भी कर सकते हो। आपको बस अपना शरीर को शांत करना है, नाक से आपको गहरी सांस लेना है और आपको मुंह से आपको सांस छोड़ना है। आप अगर इसको दिन में 3 बार कर पाएंगे वो आपके लिए काफी है। आपको हमेशा घर में ऐसा एक इंसान को ढूंढना है, आपके फैमिली मेंबर या आपके दोस्त, आप जिनके साथ अपने दिल खोल के बातें कर सकते हो, जो आपको कभी जज नहीं करेगा, जो आपके सारे बात को सुनेंगे और उसको वैलिडेट भी करेंगे। अगर आप इस तरीके से किसी के साथ बात करेंगे तो आपका इमोशनल रिलीज होता है और वो सबका मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। इलाज के दौरान आपको एक चीज में ध्यान रखना पड़ेगा, हमारे लिए फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट है, पर कभी मुझे उसको लेके ज्यादा नहीं सोचना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा इलाज कब खत्म होगा, कितना दिन चलेगा, हम सही हो पाएंगे या नहीं, ये सारे सोच मेरे फ्यूचर को लेके है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उससे भी इंपॉर्टेंट है मेरा प्रेजेंट।
तो आप लोगों को हमेशा अपने प्रेजेंट में ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम क्या टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम किन लोगों के साथ बैठे हैं, अभी आज मेरे घर पे खाना क्या बना है, या आज बाहर मेरा वेदर क्या है, और आज मैं क्या क्या कर सकती हूँ। ये सारे छोटी छोटी चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आपको इसमें आपको ध्यान देना है। जितने भी सारे नेगेटिव सोच है आपको कैंसर के बारे में, उसको उससे आपको जितना हो सके अपने आप को बोलना है, नहीं मुझे नहीं सोचना है, क्योंकि अभी मेरे साथ जितना भी हो रहा है सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। अगर आप इस प्रकार से सोचेंगे तो आपका मन अच्छा होगा। कभी कभी बहुत हद तक आप आपका जो टेंशन है आप उसको भी अपने कंट्रोल में लेके आ सकते हो। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में और भी कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। आपको हमेशा शारीरिक दिक से आपको एक्टिव रहना है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए, जितना हमारे लिए रात में सोना इंपॉर्टेंट है उतना ही सुबह के समय पे मुझे शारीरिक तरीके से एक्टिव रहना है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल वॉकिंग, या घर में जो छोटा मोटा काम होता है या जो खुद का काम होता है, अगर आप आधे घंटे भी रोज चलने के लिए अभ्यास करेंगे 15 मिनट एंड 15 मिनट सुबह और शाम को, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, पर्टिकुलरली जब आप कैंसर के इलाज ले रहे हो उस समय पे। आपको हमेशा कोशिश करना है रात में 7 घंटा आपको बराबर से सोना है। दोपहर में आप सो सकते हो 1.5 घंटे से 2 घंटा, पर कभी भी आपको सुबह ज्यादा सोने का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करना है। एक साइकोलॉजिस्ट आपको सिखाते हैं, अगर आपका नींद बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लीप हाइजीन टेक्निक, कैसे और कौन सा टेक्निक इस्तेमाल करके आप धीरे धीरे आपके रात में सोने का जो क्वालिटी है, जो स्लीप क्वालिटी और जो समय होता है, आप उसको बढ़ा सकते हो, जिसके दौरान आपका मन भी अच्छा होगा, आपका जो थकान है, शारीरिक थकान, उसमें भी बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, और आपका जो ऊर्जा है, शारीरिक ऊर्जा, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। काउंसलिंग सेशन के दौरान मैं हमेशा फैमिली मेंबर से बातें करती हूँ, क्या आपको कभी ओवर प्रोटेक्टिव नहीं बनना है पेशेंट्स के लिए। सवाल आता है यहाँ पे, ओवर प्रोटेक्टिवनेस का मतलब क्या है। अगर आपके पेशेंट्स के अंदर सच में शारीरिक एनर्जी है, पर फिर भी आप उनको, क्योंकि आप उनसे बहुत ज्यादा आपका लगाव है, आप उनसे प्यार करते हो, आप उनके केयर करते हो, आप प्रोएक्टिवली उनको मदद कर रहे हो, उसको ही हम लोग बोलते हैं ओवर प्रोटेक्टिवनेस। फॉर एग्जाम्पल, आप आपके पेशेंट्स को मोटिवेट करो, उनको अपने हाथों से खाना खाना है, अपने से नहाना है, अपने से कपड़ा पहनना है। ये जो छोटे मोटे काम है, इलाज के दौरान भी पेशेंट्स खुद कर सकते हैं, शायद उनको थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, पर अगर उनके अंदर अगर एनर्जी है, आपको हमेशा मोटिवेट करना चाहिए, उनको खुद का काम खुद से करना है। आप पेशेंट्स को बोल सकते हो चेयर में बैठे कोई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने के लिए, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने स्लाइड में दिखाया है। आप उनको बोल सकते हो आप कोई ऑडियो बुक सुनो, या आप कोई पॉडकास्ट पे सुन सकते हो। आजकल हमारे यूट्यूब या फेसबुक में बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक को लेके बहुत सारे भाषा में भी बहुत सारे स्पीकर्स बातें करते हैं, पेशेंट्स उसको सुन सकते हैं, ये उनके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। आपको हमेशा उनको मोटिवेट करना है कुछ लिखने के लिए पेशेंट्स को। सवाल आता है मिनिमम हम क्या लिख सकते हैं एक डायरी में, क्या लिखने का हम अभ्यास करेंगे। सिंपली पेशेंट का नाम, उनका एड्रेस क्या है, और आज का तारीख क्या है, जहां पे मेरा आज का तारीख रहेगा, महीना और साल, ये तीनों चीज। अगर ये तीनों चीज भी रोज पेशेंट्स लिखने के लिए अभ्यास करेंगे ट्रीटमेंट के दौरान, ये उनके लिए बहुत अच्छा फायदेमंद हो सकता है। अगर आपके घर पे 3 या 4 मेंबर है, आप उनके साथ कोई इंडोर गेम्स खेलने के लिए कोशिश कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई लूडो, चेस या कोई कार्ड्स, कुछ भी हो सकता है। इससे बस पेशेंट ही नहीं, उनके घर वाले जितने सारे मेंबर्स है, वो लोग भी एक साथ एक ही काम पे इंडोर गेम में एंगेज हो सकते हैं, जिससे घर का जो पूरा माहौल है वो भी बहुत अच्छा रह सकता है। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में और भी कुछ टेक्निक्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि पहले स्लाइड में ही मैंने एक्सप्लेन किया, हमेशा आपको पेशेंट को मोटिवेट करना है, क्या नहीं, अपना काम आप खुद करो। फॉर एग्जाम्पल, अपने से खुद का अलमारी को समझना, कपड़े को फोल्ड करना, या अपना बिस्तर को सजाना, या अगर आपके घर पे कोई छोटा सा पेड़ है या कोई पौधा है उसमें पानी देना, इसमें आप जरूर पेशेंट्स को बोल सकते हो, नहीं ये सारे काम आपको खुद करना है। काउंसलिंग सेशन के दौरान बहुत सारे औरतें मेरे पास आके कंप्लेन करते, नहीं मैडम पहले हम लोग बहुत अच्छे से खाना पका सकते थे चूल्हे के सामने जाके, पर अभी इतना मुझे एनर्जी नहीं है, या कभी कभी मुझे डॉक्टर ने भी मना किया, या मुझे सर चक्कर आता है, तो अभी हम क्या करें। इसका जो सिंपल आंसर होता है वो है, खाना पकाने के लिए बहुत सारे स्टेजेस होता है। वहां पे अगर आपके मन है तो आप रोटी भी बेल सकते हो, आपको रोटी का जो बॉल्स होता है आप वो भी बना सकते हो, या आप बस मटर, या जब हमारे घर पे मिर्च होता है उसको भी आप छिल सकते हो। इसके जरिए से खाना पकाने की जो प्रक्रिया है वहां पे भी आप हमेशा थोड़ा थोड़ा करके हिस्सेदारी पा सकते हो, यहाँ पे कोई इश्यूज नहीं है।
आप अगर स्क्रीन के लेफ्ट साइड में देखेंगे, वहाँ पे हमने एक पेंटिंग लगाया है। वो हमारे एक पेशेंट है, जब उनका लंग कैंसर का इलाज चल रहा था, उस समय पे उसने ये पिक्चर बनाई थी, उसका हॉबी था। इसका मतलब है अगर इस समय पे, क्योंकि ज़्यादातर समय आपको घर पे ही रहना पड़ेगा, इस समय पे अगर आपका मन चाहे तो आपकी जो हॉबीज़ है, वहाँ पे भी आप ज़्यादा समय दे सकते हो। हो सकता है इसमें आपके मन पे भी बहुत ज़्यादा सुधार आए और आपका जो 24 घंटा है, आप उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाएँगे। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाएँगे। काउंसलिंग सेशन के दौरान एक सवाल बहुत आगे आता है, वो है अभी मुझे बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना है क्योंकि शायद जो मेरा शारीरिक छवि इलाज के साइड इफेक्ट्स के दौरान बहुत बदल चुकी है, तो अभी हम क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल एलोपेशिया मतलब बाल झड़ जाना या कभी-कभी त्वचा का रंग थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाना। इसके बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल नकली बाल जिसको हम लोग विग बोलते हैं। अगर आप आपका सर ढकना चाहते हो तो आप नकली बाल या कोई स्कार्फ दोनों को इस्तेमाल करके ही आप आपका सर ढक सकते हो और देखने में आप बहुत अच्छे दिखोगे। आपका रोज अगर आप आपके त्वचा का अगर देखभाल करना चाहते हो तो बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स भी अभी मार्केट में अवेलेबल है। आपको जिसको हमेशा इस्तेमाल करना है, बहुत सारे एक्सटर्नल प्रोस्थेटिक मिलता है। अगर ब्रेस्ट कैंसर के दौरान अगर आपको ब्रेस्ट निकाला गया है और उसके दौरान अगर आपको बाहर जाने में कभी-कभी बहुत दिक्कत होता है, इसका मतलब है बहुत कुछ रिहैबिलिटेटिव प्रोडक्ट हमारे मार्केट में अवेलेबल है और एक साइको ऑन्कोलॉजिस्ट आपको काउंसलिंग के सेशन के दौरान इसके बारे में सारी जानकारी दे सकते हैं। आपको कब इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है और आपको क्यों इस्तेमाल करना है। पर इससे ज़्यादा भी जो सबसे इम्पोर्टेंट काम एज़ अ साइकोलॉजिस्ट मैं करती हूँ काउंसलिंग सेशन में, वो है अगर आप एक मिरर के सामने खड़े हो जाएँगे, आप अभी जैसे दिखते हो, आपको उसी तरीके से अपने आप को एक्सेप्ट करना है और उसी के दौरान भी आपका जो बॉडी इमेज या आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सबसे अच्छा होता है। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाएँगे। ये सवाल हमेशा आता है कैंसर के पेशेंट्स के जो घरवाले हैं उनसे, क्या नहीं अभी मेरा पेशेंट्स का थकान इतना ज़्यादा है, उनको बिस्तर से बिल्कुल भी उतरना नहीं है, बाहर जाना तो दूर की बात है। तो उस समय पे हम कैसे उनको साइकोलॉजिकली या मेंटली हम लोग उनको एक्टिव करके रखेंगे? इसका जो पहला उत्तर होता है वो है, आपको उनको सोने के लिए नहीं देना है, आपको बस उनको बोलना है नहीं बिस्तर में प्रॉपर दीवार का सपोर्ट या आपके पिलो का सपोर्ट रख के आपको बैठना है। आप घर में किसी को इनवाइट कर सकते हो जो शायद आपके पेशेंट्स के साथ बहुत बातचीत कर पाएँगे, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। जो दूसरी बातें हैं, अगर आपके घर में कोई ओल्ड फ़ोटोग्राफ्स है, उसको देख के भी आप उनसे बातें कर सकते हो। जो बुज़ुर्ग इंसान होते हैं, उन लोगों को पुराने फ़ोटोग्राफ्स लेके बात करना बहुत अच्छा लगता है। सुबह आपको सारे खिड़की या दरवाज़े को खोल के रखना है, घर के अंदर आप सूरज की किरणें आने दो। अगर पॉसिबल है तो मेक श्योर आपके पेशेंट्स जहाँ पे सोए हैं, जहाँ पे लेटे हुए हैं, उसके सामने दीवार पे आपको एक बड़ा-सा वॉल क्लॉक लगाना है। पेशेंट के बिस्तर के राइट साइड के बाजू में आप हमेशा एक टेबल कैलेंडर रख सकते हो। कभी भी जब भी आपके मन चाहे हर रोज एक बार आपको बस पेशेंट को पूछना है वो कैलेंडर दिखा के क्या क्या आप मुझे उँगली दिखा के वहाँ पे मार्क कर सकते हो या नहीं? आज कौन से तारीख है या आज कौन से महीना है? ये बहुत छोटे-छोटे चीज़ें हैं पर अगर आपके पेशेंट्स के मन में फॉरगेटिंग आ रहा है मतलब वो भूल जा रहे या उनको छोटी-छोटी चीज़ों को लेके कन्फ्यूजन हो रहा है या कुछ याद नहीं कर पा रहे, तो इसके दौरान ये छोटे-छोटे टेक्निक्स पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाते हैं और उनके जो कन्फ्यूजन, फॉरगेटिंग ये सारे छोटे-छोटे चीज़ को भी बहुत हद तक वो कंट्रोल में लेके आ सकते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में कैंसर के केयर गिवर्स के बारे में बातें करेंगे। हम सबको ये बहुत क्लियर तरीके से आज ये साइको ऑन्कोलॉजी सेशन में जानना है कि हमारे लिए कैंसर के जो केयर गिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी प्रकार से जो हमारे पेशेंट्स हैं वो लोग उतना भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे जितने सारे केयर गिवर्स हैं उनको जानना है, अगर आप लोग 24 घंटे अपने पेशेंट्स का देखभाल कर रहे हो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एटलीस्ट 20 मिनट्स दिन पे 24 घंटे में आप लोग अपने लिए रख सकते हो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है वरना आपको खुद चिड़चिड़ापन आ जाएगा, आप लोग रात में बराबर से नहीं सो पाएँगे। आपको हमेशा थकावट महसूस होगा मतलब आपका खुद का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत खराब हो जाएगा क्योंकि आप लोग ही हो जो पेशेंट्स के लिए 24 घंटा अपना दे रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पहले अपना देखभाल करना है। वो जो 20 मिनट्स है, वो समय पे आपके मन पे जो भी है, आप खुद के लिए बस आपको करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप टहलने के लिए कहीं पे भी जा सकते हो, घर के अंदर या घर के बाहर। आपको अच्छे से आप नहा सकते हो या अगर आपके घर पे कोई दोस्त है, अगर और कोई परिवार वाले हैं, उनके साथ आप वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल पे भी आप बराबर से बातें कर सकते हो। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट ये बात करने का रीज़न है ये, अगर
कैंसर पेशेंट्स के जो घर वाले होते हैं उनका अगर तबीयत खराब हो गया तो जो पेशेंट्स का आप देखभाल कर रहे हो, जिसके लिए आप आपका 24 घंटा डेडिकेट कर रहे हो, उनका भी देखभाल शायद बराबर से नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले आपको आपका देखभाल करना है, उसके साथ साथ आपको पेशेंट्स का भी आपको देखभाल करने के लिए जिम्मेदारी है आपके ऊपर। अभी हम लोग लास्ट स्लाइड में जाएंगे और वहां पे ब्रीफली आप सबको मैं एक्सप्लेन करूंगी एग्जैक्टली अगर आप साइको ऑन्कोलॉजिकल काउंसलिंग और उसके फॉलोअप में बराबर से रहेंगे तो कौन कौन से पर्टिकुलर एरिया में आप लोगों को सबसे ज्यादा आसान से आपको बेनिफिट मिलेगा। जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे वो है शारीरिक छवि, जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत बात किया आज। कैसे आपका जो शारीरिक छवि है उसके संबंधित जितने सारे समस्याएं हैं आप उनसे कैसे बाहर आएंगे, उसका एक टेक्निक है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल मॉडिफिकेशन थेरेपी। उसको देख के आपको एक साइकोलॉजिस्ट मदद करते हैं कैसे आप अभी जैसे दिखते हो उसी प्रकार से आप अपने आप को सबसे अच्छे से एक्सेप्ट कर पाएंगे। दूसरा जो है घर वाले जो केयरगिवर्स होते हैं वो कैसे अपना तनाव को अपने कंट्रोल में लेके आ सकते हैं, उसके बारे में आपके साथ साइकोलॉजिस्ट बातें करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स के साथ हम लोग देखते हैं क्या इलाज के बाद वो कभी भी डॉक्टर्स के साथ फॉलोअप में नहीं रहते या गलती से कोई बाबा या कोई पीर के पास चले जाते हैं जहाँ पे कभी भी उनका जो इलाज है वो बराबर से नहीं हो पाता है। इसके दौरान नॉट ओनली उनका जो मेंटल हेल्थ, जो उनका फिजिकल जो मेन हेल्थ है वो भी बहुत बिगड़ने लगता है। इसीलिए एक साइकोलॉजिस्ट आपके काउंसलिंग सेशन के दौरान आपको समझाएंगे, आपका जो ट्रस्ट है उसको बिल्कुल भी हर्ट ना करके भी किसके पास जाना, कब जाना और क्यों जाना आपके लिए सही है और आपके लिए फायदेमंद है, आपके साथ डिस्कशन होता है सेशन में। ओवरऑल पेशेंट्स और उनके घर वालों के जो जीवन की गुणवत्ता है उसको आप कैसे बराबर से रखेंगे उसके बारे में भी साइकोलॉजिस्ट आपको काउंसलिंग सेशन में आपको समझाते हैं। ओवरऑल अगर ये आप सबको इस सेशन के बारे में जानना है क्या, बस साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ही नहीं बराबर से फॉलो अपने साइकोलॉजिस्ट के पास रहना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है आप सबके लिए। थैंक यू अदिति, थैंक यू एवरीवन। यहाँ पे ही आज मैं मेरा साइको ऑन्कोलॉजिकल प्रेजेंटेशन खत्म करती हूँ। कैंसर के इलाज के दौरान ऑन्कोसाइकोलॉजी की इम्पोर्टेंस को इतनी अच्छी तरह से समझाने के लिए जयत्री का धन्यवाद। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी मिस हर्षा जोशी का। हर्षा जोशी एक ऑन्कोडाइटेशियन है। उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की है फूड सर्विस मैनेजमेंट एंड डायटेटिक्स में। उन्होंने गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेशन किए हैं फंक्शनल फूड एंड न्यूट्रिशूटिकल्स में, और वे वेट मैनेजमेंट एक्सपर्ट भी है। अभी तक उन्होंने करीब 700 से अधिक पेशेंट को कंसल्ट की है 4 बेस केयर में। ओवर टू यू हर्षा। इतने अच्छे परिचय के लिए धन्यवाद अदिति जी। सबको मेरी नमस्कार। मैं हर्षा, 4 बेस केयर की ऑन्कोडाइटिशियन। मैं कैंसर देखभाल के दौरान आहार प्रबंधन में मदद करती हूँ। आज मैं यह दिखाने जा रही हूँ कि कैंसर की यात्रा के दौरान आहार कितना महत्वपूर्ण है और हेल्दी डाइट के साथ कैंसर के इलाज के दौरान ताकत बनाए रखने में कैसी मदद मिलती है। चलो शुरू करते हैं। बिफोर एनीथिंग एल्स, हम सभी को पोषक तत्वों से भरपूर आहार का महत्व जानना चाहिए। कैंसर के इलाज के दौरान शरीर को सहारा देने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर आहार महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रकार के फलों, सब्जियों, साबुत अनाज, दुबले प्रोटीन और हेल्दी फैट को शामिल करने पर ध्यान देना चाहिए। एक खाद्य पदार्थ रिकवरी प्रोसेस को और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आवश्यक विटामिन और मिनरल्स प्रदान करते हैं। यहाँ आहार के माध्यम से विभिन्न प्रकार के आवश्यक पोषक तत्वों को शामिल करने के बारे में विस्तार से बताने वाले। विभिन्न प्रकार के फलों और सब्जियों को शामिल करना पड़ेगा। अपने दैनिक आहार में विविध प्रकार के फ्रूट्स और सब्जियों को शामिल करने का लक्ष्य रखना चाहिए। सब्जियों और फलों का प्रत्येक रंग विभिन्न पोषक तत्वों और एंटीऑक्सीडेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो सूजन से निपटने और इम्यून फंक्शन को सपोर्ट करने में मदद करता है। उदाहरण में आयरन और विटामिन ए, के और सी के लिए पत्तेदार सब्जियां शामिल है, एंटीऑक्सीडेंट के लिए बेरीज और बीटा कैरोटीन के लिए स्वीट पोटैटोस। साबुत अनाज चुनना पड़ेगा। साबुत अनाज फाइबर का एक बड़ा सोर्स है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है। फाइबर ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करने में भी मदद कर सकता है और कब्ज जैसे ट्रीटमेंट के कुछ साइड इफेक्ट्स को रोक सकता है। रिफाइंड ग्रेन्स के बजाय होल ग्रेन्स जैसे ब्राउन राइस, क्विनोआ, ओट्स और होल व्हीट ब्रेड को चुनना पड़ेगा। और मार्केट में अभी कई सारी स्नैक्स एंड फूड आइटम्स अवेलेबल है जो बिना मैदा से बनाया हुआ है, और स्नैक्स मेड ऑफ ज्वार, बाजरा, रागी, ओट्स और कई सारे होल ग्रेन्स अवेलेबल है, और हमें सोच समझकर चूज करना पड़ेगा।
लीन प्रोटीन आवश्यक है। प्रोटीन टिश्यूज को रिपेयर करने में और इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए महत्वपूर्ण है। सैचुरेटेड फैट्स का इंटेक कम करने के लिए दुबले प्रोटीन सोर्सेस चुनना पड़ेगा। अच्छे लीन प्रोटीन सोर्सेस में पोल्ट्री जैसे चिकन और टर्की, मछली विशेष रूप से साल्मन और मैकरल जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर है, और फलियां, टोफू और कम फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट शामिल है। हमें हेल्दी फैट शामिल करना पड़ेगा। फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे कि ए, डी, ई, के को ऑब्जर्व करने और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हेल्दी फैट महत्वपूर्ण है। ये सूजन को कम करने में भी भूमिका निभाते हैं। अनसैचुरेटेड फैट सोर्सेस पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि अभी एवोकाडो, नट्स, सीड्स और ऑलिव ऑयल जैसे फिल्टर्ड ऑयल्स। हमारे स्पेसिफिक फूड आइटम्स के साथ ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स को भी मैनेज कर सकते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ कैंसर के ट्रीटमेंट के स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स को मैनेज करने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अदरक मतली को कम करने में मदद कर सकता है, जबकि उच्च फाइबर वाले खाद्य पदार्थ कॉन्स्टिपेशन को कम कर सकते हैं। और ऐसे खाद्य पदार्थों की पहचान करने के लिए किसी डाइटिशियन के साथ काम करें जो आपके स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स को मैनेज करने में मदद कर सकते हैं। हमारी पोषक तत्वों की सप्लीमेंट्स पर विचार करना पड़ेगा। कभी कभी कैंसर के इलाज के दौरान आपकी सभी पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए संतुलित आहार पर्याप्त नहीं हो सकता है। ऐसे मामलों में सप्लीमेंट्स आवश्यक हो सकती है, स्पेशली प्रोटीन सप्लीमेंट। कई सारे प्रोटीन सप्लीमेंट अभी उपलब्ध है जो आपको रिकमेंडेड प्रोटीन नीड्स को पूरी कर सकते हैं। अपने आहार में कोई भी सप्लीमेंट शामिल करने से पहले किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल या डाइटिशियन से सजेशन लें, ताकि आप ये इंश्योर कर सके कि वे आपकी स्थिति के लिए सुरक्षित और इफेक्टिव है। कैंसर के इलाज के दौरान पोषक तत्वों से भरपूर आहार को अपनाना सिर्फ स्वास्थ्य भोजन खाने से कहीं अधिक है। यह एक चैलेंजिंग टाइम के दौरान आपके शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्ट्रेटेजिक चॉइसेस बनाने के बारे में भी है। याद रखें, इंडिविजुअल डाइट नीड बहुत भिन्न हो सकती है, इसलिए इन सारी सजेशंस को अपनी स्पेसिफिक नीड्स के अनुरूप बनाने के लिए एक डाइटिशियन के साथ काम करना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे जल योजन यानी हाइड्रेशन और बीइंग हाइड्रेटेड कितना इंपॉर्टेंट है। कैंसर के ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट जैसे कि मतली, वॉमिटिंग और थकान को मैनेज करने के लिए पर्याप्त जल योजन महत्वपूर्ण है। एंड एडेक्वेट हाइड्रेशन इज वेरी नेसेसरी। यह शरीर की नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस का भी समर्थन करता है और ओवरऑल हेल्थ को बनाए रखने में मदद करता है। कैंसर के उपचार के दौरान जल योजन के महत्व को जानना जरूरी है। प्रॉपर हाइड्रेशन पेशेंट की देखभाल के मल्टीपर्पज रोल निभाते हैं। सबसे पहला पॉइंट, उपचार के दुष्प्रभावों को कम करता है। कैंसर ट्रीटमेंट्स के कॉमन साइड इफेक्ट जैसे मतली और उल्टी के प्रबंधन में जल योजन आवश्यक है। एडेक्वेट फ्लूइड इंटेक शरीर को इन सिम्टम्स से अधिक प्रभावी ढंग से रिकवर होने में मदद करता है। एडेक्वेट फ्लूइड इंटेक डिहाइड्रेशन के रिस्क को भी कम कर सकता है, जो उल्टी और दस्त का एक संभावित दुष्प्रभाव है, जो कभी कभी उपचार के कारण हो जाता है। हमारी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को सपोर्ट करता है। कैंसर के उपचार शरीर में महत्वपूर्ण मात्रा में टॉक्सिन्स को प्रवेश करा सकते हैं, क्योंकि वे कैंसर सेल्स को टारगेट करते हैं। हाइड्रेशन किडनी को इन टॉक्सिन्स को फिल्टर करने और बाहर निकालने में सहायता करता है, जिससे डिटॉक्सिफाइंग प्रोसेस में सहायता मिलती है। प्रॉपर हाइड्रेशन ये इंश्योर करता है कि शरीर अपनी वाइटल ऑर्गन जैसे किडनी और लिवर की ऑप्टिमल फंक्शन को मेंटेन कर रहा है या नहीं, जो डिटॉक्सिफिकेशन में मेजर रोल प्ले करता है। हमारी फिजिकल फंक्शन और एनर्जी लेवल्स को भी बढ़ावा देता है। हमें हल्के डिहाइड्रेशन से भी थकान हो सकती है, जो कैंसर पेशेंट्स के लिए एक आम चुनौती है। अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रहकर पेशेंट अपनी एनर्जी लेवल को बनाए रखने और ओवरऑल फिजिकल फंक्शन में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि रक्त की मात्रा बनाए रखने के लिए एडेक्वेट फ्लूइड इंटेक आवश्यक है, जिससे यह इंश्योर होता है कि पूरी शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंटली हो रहा है या नहीं। हमारी ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग को भी बढ़ावा देता है। साइड इफेक्ट्स को मैनेज करने और डिटॉक्सिफिकेशन को सपोर्ट करने के अलावा हाइड्रेटेड रहना ओवरऑल हेल्थ में योगदान देता है। यह डाइजेशन में सहायता करता है, कॉन्स्टिपेशन को रोकता है और स्किन हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। अच्छी हाइड्रेशन प्रैक्टिस हमारी मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल वेलबींग को भी बढ़ा सकती है, जिससे पेशेंट्स के लिए कैंसर के ट्रीटमेंट के स्ट्रेस से निपटना आसान हो जाता है। और हाइड्रेटेड रहने की कुछ स्ट्रैटेजीज है, आइए अगले स्लाइड में। इंडिविजुअल नीड्स और अनुभव किए गए साइड इफेक्ट्स के आधार पर अपने हिसाब से लिक्विड इंटेक को एडजस्ट करके दिन में 8 to 10 ग्लास पानी पीने का लक्ष्य रखना चाहिए। अपने आहार में हाइड्रेटिंग खाद्य पदार्थ शामिल करें, इंक्लूडिंग उच्च पानी की मात्रा वाले फल और सब्जियां।
फॉर एग्जाम्पल कुकुम्बर, वाटरमेलन, पालक, टोमेटो, मशरूम एक्सेट्रा। हर समय अपने पास ही पानी उपलब्ध रखें और यदि आवश्यक है तो पीने के लिए अलार्म या रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं। और अभी गूगल प्ले स्टोर में यूजफुल एप्स अवेलेबल है जो पानी पीने के लिए याद दिलाते हैं, और वाटर बॉटल्स भी अलार्म के साथ अवेलेबल है जो हमारे लिए बहुत बेनिफिट होगा। और हाइड्रेशन के अन्य सोर्सेज पर विचार करना पड़ेगा, जैसे कि हर्बल वाला चाय, क्लियर ब्रॉथ, सूप्स जो कैफीन के बिना भी वार्मथ और आराम प्रदान कर सकते हैं। पेशेंट्स और कैरगिवर्स के लिए डिहाइड्रेशन के साइंस एंड सिम्टम्स जैसे कि गहरे रंग का यूरिन, ड्राई स्किन, ड्राई माउथ, थकान और चक्कर आना को पहचानना और आवश्यक होने पर मेडिकल एडवाइस लेना महत्वपूर्ण है। पर्सनल प्रेफरेंस और ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट्स के अनुरूप हाइड्रेशन स्ट्रेटेजीज को तैयार करने से हम इस क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ केयर के समय को मैनेजेबल और इफेक्टिव बना सकते हैं। अभी आप लोगों में से कितने लोगों को अडॉप्टोजेनिक फूड्स के बारे में पता है? आइए आज मैं आप सभी को अडॉप्टोजेनिक फूड को इंट्रोड्यूस करती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। एडॉप्टोजेंस प्लांट्स और मशरूम्स हैं जो आपके शरीर को तनाव, चिंता, थकान और ओवरऑल वेलबींग पर प्रतिक्रिया करने में मदद करते हैं। कैंसर पेशेंट्स के आहार में एडॉप्टोजेनिक खाद्य पदार्थों को शामिल करना ट्रीटमेंट के दौरान स्ट्रेस को मैनेज करने और ताकत को बढ़ाने के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच को प्रदान करता है। पवित्र तुलसी और अश्वगंधा जैसे जड़ी बूटियों के साथ साथ मेडिसिनल मशरूम जो एडॉप्टोजेंस हैं, जो तनाव के प्रभाव को कम करने, मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करने और शारीरिक स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने की उनकी पोटेंशियल के लिए पहचाना गया है। यहाँ 3 प्रमुख पॉइंट्स में एडॉप्टोजेनिक फूड्स का बेनिफिट बताने वाले। शरीर पर हमारे तनाव को कम करते हैं। एडॉप्टोजेंस स्ट्रेस हार्मोन के उत्पादन को मॉड्यूलेट करके शरीर की स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम को संतुलित करने में मदद करते हैं। यह पुराने स्ट्रेस और चिंता के शारीरिक नुकसान को कम कर सकता है जो ट्रीटमेंट ले रहे कैंसर पेशेंट्स में आम है। उदाहरण के लिए अश्वगंधा को कॉर्टिसोल लेवल को कम करने की एबिलिटी के लिए जाना जाता है, जो पोटेंशियली तनाव से संबंधित सिम्टम्स को कम करते हैं। मानसिक कल्याण का समर्थन करते हैं। कैंसर के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट का साइकोलॉजिकल प्रभाव गहरा हो सकता है। एडॉप्टोजेनिक खाद्य पदार्थ मानसिक स्पष्टता और फोकस को बढ़ाने, थकान की भावनाओं को कम करने और मूड में सुधार करने में भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए पवित्र तुलसी का उपयोग पारंपरिक रूप से हमारे स्पिरिट्स को अपलिफ्ट करने और मानसिक स्पष्टता प्रदान करने, ट्रीटमेंट के चैलेंजेस का सामना करने में शांति और ताकत का भावना प्रदान करने के लिए किया गया और शारीरिक ताकत को बढ़ाते हैं। अपने मानसिक स्वास्थ्य लाभों के अलावा एडॉप्टोजेंस इम्यून सिस्टम को मजबूत करने, एनर्जी लेवल को बढ़ाने और रिकवरी प्रोसेस में सहायता करके ओवरऑल फिजियोलॉजिकल हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। ऋषि और कॉर्डिसेप्स जैसे ट्रीटमेंट मशरूम उनके इम्यून मॉड्यूलेटिंग प्रॉपर्टीज और स्टेमिना को बढ़ाने की कैपेसिटी के लिए मनाए जाते हैं, जो कैंसर के ट्रीटमेंट की डिमांड्स को पूरा करने वाले पेशेंट्स के लिए विशेष रूप से बेनिफिशियल हो सकता है। प्रत्येक कैंसर पेशेंट की यूनिक हेल्थ प्रोफाइल और ट्रीटमेंट प्लान को ध्यान में रखते हुए इन एडॉप्टोजेनिक फूड्स को डाइट में शामिल करना सोच समझकर किया जाना चाहिए। एडॉप्टोजेंस को इंक्लूड करने से कैंसर के ट्रीटमेंट की चुनौतीपूर्ण यात्रा के दौरान शरीर की ताकत को बढ़ाने और क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार करने के लिए एक सपोर्टिव और नेचुरल स्ट्रेटेजी हो सकता है। अभी अगले स्लाइड में हमारी भोजन को कैसे इंडिविजुअलाइज या पर्सनलाइज कर सकें और वो कैसे कैंसर पेशेंट्स को हेल्प करता है वो देखते हैं। कैंसर रोगियों के लिए व्यक्तिगत भोजन योजनाएं, इंडिविजुअलाइज्ड मील प्लान बनाना यह इंश्योर करने में एक महत्वपूर्ण कदम है कि उन्हें उनके ट्रीटमेंट और रिकवरी में सहायता के लिए आवश्यक पोषण प्राप्त हो रहा है या नहीं। इन योजनाओं को प्रत्येक व्यक्ति की यूनिक सिचुएशन के अनुरूप बनाना, विभिन्न प्रकार के कैंसर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल और इंडिविजुअल हेल्थ कंडीशन से उत्पन्न होने वाली अलग अलग जरूरतों को ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ इंडिविजुअलाइज्ड डाइट प्लान को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है वो देखते हैं। पहले एक इंडिविजुअल की न्यूट्रिशनल नीड्स को असेस करना पड़ेगा। कैंसर के प्रकार, ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स और पेशेंट के ओवरऑल हेल्थ के आधार पर यूनिक रिक्वायरमेंट्स की पहचान करने के लिए एक डाइटिशियन द्वारा थरो न्यूट्रिशनल असेसमेंट आवश्यक है। यह असेसमेंट कैलोरी आवश्यकताओं, आवश्यक प्रोटीन इंटेक और किसी भी सूक्ष्म पोषक तत्वों को डिसाइड करने में मदद करता है, जिन्हें पेशेंट के हेल्थ और रिकवरी प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए प्रायोरिटाइज करना आवश्यक होती है। पेशेंट्स की टेस्ट प्रेफरेंसेस और डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस को कंसीडर करना पड़ेगा। कैंसर के ट्रीटमेंट टेस्ट प्रेफरेंस और टॉलरेंस को बदल सकते हैं, जिससे कुछ खाद्य पदार्थ लेस अपीलिंग या कुछ लोगों को इंटॉलरेंस भी हो जाती है। पसंदीदा खाद्य पदार्थ को
शामिल करने के लिए मील प्लान को इंडिविजुअलाइज करना जो पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरी कर सकते हैं और बेहतर खाने की आदतों को इंकरेज कर सकते हैं और पर्याप्त सेवन इंश्योर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक फीसिबल और इंजॉयबल मील प्लान बनाने के लिए पहले से मौजूद किसी भी डाइट रेस्ट्रिक्शन या एलर्जी का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। पेशेंट के हिसाब से मील प्लान को फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल बनाना पड़ेगा। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि पेशेंट की कंडीशन और ट्रीटमेंट के प्रति उनके रिस्पॉन्स टाइम के साथ बदल सकती है। नियमित रूप से मील प्लान को रिविजिट करने और एज रिक्वायर्ड एडजस्ट करने से इन चेंजेस को मैनेज किया जा सकता है, चाहे उनमें ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स, आहार संबंधी प्राथमिकताओं में बदलाव या भूख में भिन्नता शामिल है। यह अप्रोच ये इंश्योर करता है कि ट्रीटमेंट के दौरान उनके न्यूट्रिशनल प्लान सपोर्टिव, रिलेवेंट और लाभकारी भी बनी रहे। पेशेंट्स को सहायता और शिक्षा मिलना चाहिए। पेशेंट्स और उनके केयर गिवर्स को उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले भोजन तैयार करने की शिक्षा और रिसोर्सेज प्रदान करना, साथ ही कैंसर के उपचार के दौरान सामान्य आहार संबंधी चुनौतियों के प्रबंधन पर गाइड करना एक डाइटिशियन की काम है, जो उन्हें ऑप्टिमल डाइट बनाए रखने के लिए एम्पावर करता है। डाइटिशियंस की सहायता में मील प्लान, ग्रोसरी शॉपिंग और बाहर भोजन करते समय हेल्दी ऑप्शन चुनने की युक्तियां भी शामिल होती है। इंडिविजुअलाइज्ड मील प्लान को डेवलप और रिफाइन करने के लिए डाइटिशियंस के साथ काम करना एक डायनेमिक प्रोसेस है, जो कैंसर पेशेंट्स के केयर प्लान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह न केवल विभिन्न प्रकार के कैंसर और ट्रीटमेंट से जुड़ी पोषण संबंधी डिफिकल्टीज को एड्रेस करता है, बल्कि पेशेंट्स की पर्सनल प्रेफरेंसेस और लाइफस्टाइल को भी शामिल करता है, जो उपचार के दौरान उनके ओवरऑल वेलबीइंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। अगले स्लाइड में हम देखेंगे माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिसेस के बारे में। कैंसर पेशेंट्स की डाइटरी रूटीन में माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिसेस को इंटीग्रेट करना उनके इमोशनल और फिजिकल वेलबीइंग को बढ़ाने के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच प्रदान करता है। पेशेंट्स को भोजन के दौरान पूरी तरह उपस्थित रहने के लिए इंकरेज करके इन प्रैक्टिसेस का एम ये है कि डिफिकल्ट टाइम्स में भी भोजन के साथ एक हेल्दी और मोर पॉजिटिव संबंध को बढ़ावा देना। यहाँ कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो कैंसर पेशेंट्स के लिए माइंडफुल ईटिंग के महत्व और लाभों को एक्सप्लेन करती है। पहला पॉइंट, भावनात्मक ताकत को बढ़ाता है। माइंडफुल ईटिंग व्यक्तियों को प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करने के लिए इंकरेज करती है, जो अक्सर कैंसर के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से जुड़ी चिंता और एंजाइटी फीलिंग्स को कम करने में मदद कर सकती है। यह प्रैक्टिसेस को खाने के एक सिंपल एक्टिविटी में खुशी और ग्रेटिट्यूड खोजने की अनुमति देकर भावनात्मक ताकत को सपोर्ट करता है। मील टाइम को एक रूटीन के बजाय एक पोषण अनुभव में बदल देता है। डाइजेस्टिव हेल्थ में सुधार मिलती है। धीरे धीरे और इरादे से खाना खाने से पेशेंट अपने भोजन को अच्छी तरह से चबाने की अधिक संभावना रखते हैं, जो प्रॉपर डाइजेशन में पहला कदम है। इससे पोषक तत्वों को बेहतर अब्जॉर्प्शन हो सकता है और कैंसर के पेशेंट्स में आमतौर पर होने वाली डाइजेस्टिव इश्यूज जैसे कि मतली और इंडाइजेशन को कम करने में मदद मिलती है। माइंडफुल ईटिंग शरीर को आराम और डाइजेस्टिव प्रोसेस में जाने के लिए भी प्रोत्साहित करती है, जिससे शरीर की डाइजेशन प्रोसेस अनुकूलित होती है, ओवरऑल वेलबीइंग में योगदान देता है। भावनात्मक ताकत और डाइजेस्टिव पर इसके डायरेक्ट बेनिफिट्स के अलावा माइंडफुल ईटिंग बेटर ओवरऑल वेलबीइंग की भावना में योगदान देती है। यह सेल्फ केयर का अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है, जिससे पेशेंट्स को उनकी ट्रीटमेंट प्रोसेस में एक्टिव रोल निभाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसके अतिरिक्त क्वांटिटी के बजाय ईटिंग एक्सपीरियंस की क्वालिटी पर फोकस करके माइंडफुल ईटिंग स्वाभाविक रूप से पेशेंट को हेल्थियर फूड चॉइसेस की ओर गाइड कर सकता है, जो उनके ट्रीटमेंट और रिकवरी में सहायता करते हैं। कैंसर पेशेंट्स के बीच माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना ट्रीटमेंट की चैलेंजेस को मैनेज करने में एक पावरफुल टूल के रूप में काम कर सकती है, जिससे न केवल उनके न्यूट्रिशनल इंटेक में सुधार होगा, बल्कि उनके इमोशनल हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी सुधार होगा। यह प्रेजेंट मोमेंट के महत्व और भोजन की न्यूट्रिशनल पोटेंसी पर जोर देता है, जो कैंसर की यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। अभी फाइनल स्लाइड में आप सभी को इस प्रेजेंटेशन की समरी बताने वाली। हमें हाइड्रेटेड रहना चाहिए। एडेक्वेट फ्लूइड्स पीने से कैंसर के ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स में मदद मिलती है और शरीर की डिटॉक्स सिस्टम स्मूथली चलती रहती है। एडॉप्टोजेनिक खाद्य पदार्थ खाएं। पवित्र तुलसी और अश्वगंधा जैसे खाद्य पदार्थ तनाव को कम कर सकते हैं और उपचार के दौरान आपके शरीर की ताकत को बढ़ा सकते हैं। ये नेचुरल हेल्पर्स आपको मानसिक और शारीरिक रूप से बेहतर महसूस करा सकते हैं। अपनी स्पेसिफिक हेल्थ नीड्स, स्वाद और डाइटरी रेस्ट्रिक्शन से मैच करने वाली मील प्लान बनाने के लिए डाइटिशियन की सहायता लें।
अपने आहार को कस्टमाइज करने से खाने को मोर एंजॉयबल और हेल्दी बनाया जा सकता है। अपने भोजन के प्रत्येक टुकड़े का आनंद लें, पर फोकस करें जो तनाव को कम करने और भोजन के साथ आपके रिश्ते को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। सब्जियों, फलों और साबुत अनाज का इंटेक बढ़ाएं। ये खाद्य पदार्थ इम्यूनिटी को बढ़ावा देने और रिकवरी प्रोसेस में सहायता के लिए आवश्यक विटामिन और मिनरल्स प्रदान करते हैं। ध्यान से खाना खाएं। यह प्रैक्टिस खाने के सकारात्मक अनुभव और सेहत को बढ़ावा देता है। यह प्रेजेंटेशन कैंसर के उपचार के दौरान पोषण के लिए एक कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच के महत्व पर जोर देती है, जिससे रिकवरी और वेलबींग को सपोर्ट करने के लिए हाइड्रेशन, पर्सनलाइज्ड डाइट, एडॉप्टोजेनिक फूड्स और माइंडफुल ईटिंग पर फोकस किया गया है। कैंसर के ट्रीटमेंट की आपकी यात्रा के दौरान एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल, विशेष रूप से एक डाइटिशियन, आपके स्वास्थ्य, अन्य बीमारियों को मैनेज करने और ट्रीटमेंट के दौरान आपके साइड इफेक्ट्स को मैनेज करने में आपकी मदद करेंगे। आशा है मेरी पेशेंट्स, देखभाल करने वाले और जो भी लोग यहाँ मौजूद हैं उन्हें स्वास्थ्य आहार के महत्व और ऑन्को डाइट के साथ कैंसर के इलाज के दौरान ताकत बनाए रखने में कैसे मदद मिलती है, इस पर एक स्पष्टता मिली होगी। धन्यवाद। ओवर टू यू अदिति जी। धन्यवाद हर्षा इस शानदार प्रेजेंटेशन के लिए। मुझे आशा है कि सभी को डाइट की और डाइट के ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट को मैनेज करने का इम्पोर्टेंस समझ में आ गया होगा। अब मैं पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी वो मानसिक तनाव या डाइट से जुड़े हुए कोई भी सवाल कृपया चैट बॉक्स पर चैट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे देख सकती हूँ सविता जी और खुशबू जी ने अपना हैंड रेज की है। अब दोनों कृपया चैट बॉक्स में अपना प्रश्न शेयर करें। मैं अपनी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी और भी अगर कोई सवाल है उनके दिन में तो वो भी चैट बॉक्स पर टाइप कर सकते हैं अपने सवाल। काउंसलर्स, आप कृपया हमारे पार्टिसिपेंट्स के सवालों का जवाब दें। एक सवाल हमें मिले हैं अभी हसीबुल्ला शेख जी से। हेलो, whenever I drink enough water to be hydrated, I have to deal with diarrhea. Why? थैंक यू हसीबुल्ला जी, थैंक यू अदिति जी। डायरिया का ट्रीटमेंट हाइड्रेटेड रहना ही है, पर आपको हाइड्रेटेड रहने पर डायरिया हो रही है तो हमें कुछ और रीजंस को देखना पड़ेगा। अच्छे से ज्यादा पानी वाले फूड आइटम्स हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। मिल्क आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना पड़ेगा। अगर मिल्क का कुछ भी प्रोडक्ट्स या मिल्क आप ले रहे हैं तो कम्प्लीटली अवॉइड कर दीजिएगा। पर पानी ज्यादा लेने से डायरिया होने का चांसेस बहुत कम ही है। हमें कुछ भी और रीजंस को देखना पड़ेगा कि क्या आपकी डायरिया की रीजन ट्रीटमेंट की वजह से भी हो सकता है और ट्रीटमेंट की साइड इफेक्ट्स भी हो सकता है और फूड आइटम भी हो सकता है, पर पानी की वजह से डायरिया होने का चांसेस बहुत कम है। थैंक यू। एक और केयरगिवर से हमें सवाल मिले हैं, क्रॉनिक पेन में क्या करना चाहिए? Jayatri, if you can shed some light on it. Okay. Thank you, Aditi, and thank you, sir, for asking this question. अगर आपको क्रॉनिक पेन है, जो पहला इम्पॉर्टेंट है, आपको दवाई लेना है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में जो हम लोग देखते हैं क्या पेशेंट्स के अंदर एक टॉलरेट करने के लिए हम लोगों का आदत होता है। हम लोग वेट करते हैं कब मेरा दर्द सबसे ज्यादा होगा, उसके टाइम पे ही हमको पेन मेडिकेशन लेना है, पर ये बहुत गलत है। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको आपके डॉक्टर ने कोई भी पेन मेडिकेशंस दिया है, जिस समय पे ही आपको दर्द स्टार्ट हो रहा है उस समय पे ही आपको दर्द का मेडिकेशन, इट मीन्स दैट पेन मेडिकेशन लेना है। आपको हमेशा याद रखना, और टाइम बहुत जरूरत होता है हम सब के लिए। सही समय पे अगर आपने दर्द की गोली लिया बराबर से, जैसे आपको डॉक्टर बोल रहे हैं अभी, डेफिनेटली आपका दर्द बहुत हद तक कम हो जाएंगे। पर जब आपका दर्द सहन करने का बाहर है, उस टाइम पे आपको कभी भी दर्द की मेडिकेशन नहीं लेना है। पहले अगर आप लेंगे तो आपका दर्द डेफिनेटली, आपके क्रॉनिक पेन या एक्यूट पेन जो भी हो, आपको बहुत हद तक कम हो सकता है। थैंक यू। थैंक यू सो मच जयत्री। मैं यहाँ पे देख सकती हूँ अमोल जी ने अपना हैंड रेस की है। अमोल जी, कृपया आप अपने सवाल चैट बॉक्स पर टाइप करके हमें दें। खुशबू जी ने इस दौरान एक सवाल पूछे हैं, माय मदर हैज लो हीमोग्लोबिन ऑफ 5.6। हर्षा, अगर आप खुशबू जी की मदद कर पाए। हाँ जी, थैंक यू खुशबू जी ये क्वेश्चन पूछने के लिए।
अभी हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम है तो हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज्यादा खाना पड़ेगा। हरी पत्ती की सब्जियां में ज्यादा आयरन मिलती है, और कभी भी आप हरी पत्ती की सब्जियां खाते वक्त उसमें थोड़ा सा विटामिन सी रिच फूड आइटम मिला लीजिएगा, जैसे कि अभी ऑरेंज जूस आप उसके साथ ले सकते हैं, या लेमन को ऊपर से स्क्वीज करके आप ले सकते हैं। तो जितना ज्यादा आयरन रिच फूड आइटम्स आप उनके डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, उतना ज्यादा इंक्लूड करना बेनिफिट करेगा। जिसमें आती है हरी पत्ती की सब्जियां और नट्स, जैसे कि आलमंड्स और अंजीर आप उनके डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, किशमिश और डेट्स, प्रून्स और सीड्स भी अवेलेबल है। तो ऐसे आयरन रिच फूड आइटम्स इंक्लूड करने से उनकी हीमोग्लोबिन लेवल इंप्रूव होने का ज्यादा चांसेस है। थैंक यू। खुशबू जी ने और भी लिखा है कि उनकी मानर पैलीटैक्सिल कीमो एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी है। कोई फूड आप सजेस्ट कर सकते हैं ताकि उनकी हीमोग्लोबिन थोड़ा बढ़ पाए? हाँ जी, मैंने जैसे बताई थी, हरी पत्ती की सब्जियां हफ्ते में 3-4 बार तो उनके डाइट में इंक्लूड करते ही रहना पड़ेगा। जैसे अभी आप उनको स्मूदी के टाइप पे भी बना के दे सकते हैं, या सब्जी के टाइप पे भी आप दे सकते हैं, या उसको सूप बना के भी आप दे सकते हैं। पर कभी भी याद रखिएगा, कुछ भी हरी पत्ती की सब्जियां उनको देते वक्त या खाते वक्त ऊपर से थोड़ा सा नींबू मिला लीजिएगा, या उस सब्जी के साथ ऑरेंज का जूस उपलब्ध रखिएगा। तो ये आयरन अब्सॉर्प्शन को शरीर में पूरा करेगा और हीमोग्लोबिन लेवल इंप्रूव होगा। थैंक यू। हसीबुल्ला जी से हमें एक सवाल मिले हैं। जस्ट फ्रॉम पास्ट 2 days I started taking bitter melon juice and maybe because of it I'm dealing with constipation. What should I do? कॉन्स्टिपेशन के लिए अभी आप फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं, वो हेल्प करेगा आपको। फ्लैक्स सीड्स डिनर के बाद 1 चम्मच रेगुलरली लेने से कब्ज का ट्रीटमेंट आप घर में ही कर सकते हैं। और इससे भी अगर नहीं हो रहा है तो ज्यादा पानी लेना चाहिए आपको, और ज्यादा से ज्यादा फाइबर रिच फूड आइटम लेना है। अगर आप डायबिटिक नहीं है तो 1 या 2 बनाना आप ले सकते हैं। अगर आप डायबिटिक है तो 50 ग्राम्स की साइज के बनाना आप ले सकते हैं, और फ्लैक्स सीड्स लेने से ही आपको ठीक हो जाएगा। 1 चम्मच का फ्लैक्स सीड्स आप लेने से ही आपकी कॉन्स्टिपेशन का इशू ट्रीट हो जाएगी। पर बिटर मेलन की जूस लेने से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो नहीं। कुछ भी जूस हम लेंगे ना, उसमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, पर फ्रूट या वेजिटेबल आप अच्छे से पका के खाने से या ऐसे ही होल खाने से बहुत बेनिफिट करेगा। ज्यादा फाइबर रिच फूड आइटम आपके डाइट में आपको इंक्लूड करना पड़ेगा कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए। थैंक यू। अरुंधति जी से हमें सवाल मिले हैं। एसिडिटी होता है और कॉन्स्टिपेशन भी होता है, क्या करूं? कैन यू रिपीट द क्वेश्चन ऋति जी? हाँ हर्षा। अरुंधति जी से हमें सवाल मिले हैं। एसिडिटी होता है और बहुत कॉन्स्टिपेशन भी होता है, क्या करूं? हाँ, एसिडिटी के लिए अभी आपको कुछ भी मिल्क फूड आइटम्स अवॉइड करना पड़ेगा। ऐसे ही मिल्क खाने के लिए अवॉइड कर दीजिएगा, और कुछ भी खाना बनाते वक्त उसमें थोड़ा सा अजवाइन मिला लीजिएगा। और अजवाइन के साथ खाना खाने से डाइजेशन अच्छे से होगी, एसिडिक इशू या गैस्ट्रिक इश्यूज नहीं होगी। और कोकोनट मिल्क लेके आप ट्राई कर सकते हैं। और कॉन्स्टिपेशन के लिए अभी जैसे मैंने बताई थी, फ्लैक्स सीड्स बहुत हेल्प करेगा। डिनर के बाद 1 चम्मच का फ्लैक्स सीड्स रेगुलरली लेने से कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाती है। और ज्यादा पानी लेना चाहिए, और फ्रूट्स भी ज्यादा खाना चाहिए। थैंक यू। सोमेंद्र दास जी से भी हमें सवाल मिले हैं। लोडलाटिनिब मेडिसिन ले रहे हैं वो। हाइट है उनके 168 सेंटीमीटर, वेट 79 सेंटीमीटर, 79 kg, सॉरी। डे बाय डे वो वेट गेन कर रहे हैं, क्या डाइट ले वो? वेट अगर बहुत गेन हो रहा है तो वो ट्रीटमेंट की साइड इफेक्ट भी हो सकती है, और मेडिकेशंस की वजह से भी हो सकती है। पर फूड में ज्यादा रिफाइंड फूड आइटम्स या ज्यादा मीठा वाला फूड आइटम्स अवॉइड करना पड़ेगा, और डीप फ्राइड फूड आइटम्स अवॉइड करना पड़ेगा। ज्यादा तेल में बनाई हुई चीजें उनको कम करना है। और हो सकता है तो रेगुलरली फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना वेट गेन को कम कर सकता है। अगर हम खाना कम ही खा रहे हैं पर बैठे ही रह रहे हैं तो वेट गेन हो सकता है। तो खाना कम भी खा सकते हैं, और थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पड़ेगा।
ज्यादातर 30 मिनट के लिए रेगुलरली घर के अंदर ही वॉक करना बेनिफिट करेगा। तपन जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कृपया अपने सवाल को चैट बॉक्स पर टाइप करें, हम करके हमें दें। एक और सवाल हमें प्राप्त हुए हैं। एक केयर गिवर से, इफ कैंसर पेशेंट कैन हैव जलेबी if they have diabetic and on insulin too, should they avoid jalebi? थैंक यू अदिति जी एंड थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। जलेबी तो हम सभी को पसंद है, पर इंसुलिन भी ले रहे हैं, डायबिटिक भी है, तो जलेबी को तो अवॉइड करना ही पड़ेगा। जलेबी कंप्लीटली अवॉइड करना ही उनके लिए अच्छा होगा। तो अगर उनको स्वीट आइटम क्रेविंग्स जैसा हो रहा है तो ब्राउन शुगर, बहुत कम क्वांटिटी में ब्राउन शुगर या जैगरी को यूज करके थोड़ा सा स्वीट आइटम, जैसे अभी रागी का लड्डू आप बना के दे सकते हैं, तो रागी का लड्डू में उनको कैल्शियम भी मिल जाएगा और स्वीट भी खा लेंगे, और नट्स भी उसमें ऐड करने से जितना भी इम्यूनिटी मिलना चाहिए उसमें ही मिल जाएगा। पर जलेबी लेना है या नहीं, तो नहीं, कंप्लीटली अवॉइड करना ही पड़ेगा जलेबी को। सॉरी। एक और पेशेंट ने हमें एक सवाल भेजे हैं, मैं कभी कभी अपने फादर पर गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? थैंक यू अदिति एंड थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। जब भी हमारे घर पे कोई कैंसर के पेशेंट होते हैं, अगर वो बहुत ओल्ड है, डेफिनेटली उनके अंदर ज़्यादा इरिटेबिलिटी या गुस्सा होगा, क्योंकि वो कभी भी हमारे बात नहीं मानना चाहेंगे, और हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं शायद उनको लग सकता है नहीं मुझे सबसे अच्छे से पता है, तो मैं क्यों आपका बात मानूं। देन सर, सो द आंसर विल बी दैट पहले आपको याद रखना है, जिसको हम लोग बोलते हैं वो क्यों ऐसे बर्ताव कर रहे हैं, वो आपको समझना बहुत जरूरी है, रैदर देन वो क्या बर्ताव कर रहे हैं आपके साथ, नंबर 1। एंड नंबर 2 दैट अगर आपको लगता है शायद आपका उम्र कम है, इसलिए आपके पापा या आपके मम्मी आपके बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहे, देन श्योरली आप आपके घर पे किसी को बुला सकते हो, आप किसी को इनवाइट कर सकते हो सकता है आपके बुआ या आपकी आंटी, जिसके बारे में आपके पापा या आपके मम्मी जी सुनेंगे, क्योंकि उनका उम्र सेम होता है। जब भी कोई इंसान मेरे साथ बात करता है या मुझे कोई सलाह देता है जो जिसका उम्र मेरे बराबर है, हमको उनका बात सुनने का ज्यादा मन होगा, ना कि जो मुझसे बहुत छोटा है या बहुत बड़ा है, मुझे उनका इंस्ट्रक्शन मानना है। तो मुझे लगता है आप ये 2 चीज फॉलो कर सकते हो। एक और सवाल हमें प्राप्त हुए हैं, केमोथेरापी के फर्स्ट साइकिल के बाद मेरी माँ के बाल झड़ने लगे हैं और वो बाहर नहीं निकलना चाहती है, मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ? थैंक यू अदिति एंड थैंक यू ये सवाल पूछने के लिए। जैसे कि हम लोगों ने स्लाइड पे भी बात किया था, क्या एलोपेशिया होता है जो आते हैं हमेशा एज अ साइड इफेक्ट्स ऑफ कीमोथेरेपी। अगर आपका बाल झड़ जाए तो बहुत सारे रिहैबिलिटेटिव प्रक्रिया है। फॉर एग्जाम्पल, आप उनको सलाह दे सकते हो कोई स्कार्फ देके अपना सर को ढकने के लिए। नंबर 2 होता है, अगर कोई नकली बाल या कोई विग होता है, आप उनको भी इस्तेमाल करने के लिए सजेस्ट कर सकते हो। बट इससे भी जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, आपको उनको समझाना है कि आप बाल झड़ना कीमोथेरेपी के बाद वो बहुत एक टेम्पोररी चीज है। जिस दिन आपका कीमोथेरेपी खत्म होगा उससे 3 या 6 महीने के अंदर फिर से आपका न्यू हेयर आना स्टार्ट होगा। सो इसमें उनको बिल्कुल भी डरने के लिए कोई भी जरूरत नहीं है, बस एक कुछ समय तक उनको बालों के बिना रहना पड़ेगा। थैंक यू। थैंक यू हर्षा एंड जयत्री, हमारे केयर गिवर और पेशेंट्स के सवालों के जवाब देने के लिए। आइए अब आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारे नए डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म ऑन्कोबडी से। ये एक 4 बेस केयर द्वारा बनाया गया 360 डिग्री डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है। ये एक सार्वजनिक और पेशेंट सेंट्रिक समृद्धि प्रदान करने का लक्ष्य रखते हुए कैंसर के रोगियों और उनके परिवार वालों को कैंसर के खिलाफ लड़ाई में पूर्ण समर्थन प्रदान करने में सक्षम है। ऑन्कोबडी से रोगी अपने ट्रीटिंग ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ सलाह ले सकते हैं, मानसिक रोग विशेषज्ञ, डाइटेशियन, दर्द और पैलिएटिव केयर विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं। वे अपने ऑन्कोलॉजिस्ट के रिपोर्ट को अपलोड और मैनेज कर सकते हैं। वे कम्युनिटी सेक्शन में कोई भी प्रश्न पोस्ट कर सकते हैं।
हमारे एक्सपर्ट्स और बाकी सिमिलर तरह के कैंसर पेशेंट्स उस पे अपने जवाब और एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अब हम आज के इस इवेंट के समाप्ति के निकट पहुंच चुके हैं। हमें पता है कि बहुत सारे सवाल पूछना रह गए, लेकिन समय के रिस्ट्रिक्शंस के कारण हम सभी सवालों के जवाब नहीं दे सके। जयत्री और हर्षा हर समय ऑन्कोबेडी में उपस्थित है आपके सवालों का जवाब देने के लिए। अब कृपया करके चैट बॉक्स में दिए गए ऑन्कोबेडी लिंक को देखें। आप इसे सीधे अपने फोन पर गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि इसे समय समय पर अपडेट करते रहें। अभी चैट बॉक्स में दिए गए ऑन्कोबेडी योर कंपेनियन इन कैंसर केयर यूट्यूब पेज लिंक को देखें। चैट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपने स्क्रीन के दाईं ओर प्रदर्शित क्यूआर कोड को मोबाइल फोन स्कैनर से स्कैन करें और ऑन्कोबेडी योर कंपेनियन इन कैंसर केयर यूट्यूब पेज पर हमारे साथ जुड़े। और कृपया करके आप इस वेबिनार पर अपने सुझाव साझा करें ताकि हम इसमें और सुधार कर सकें। लिंक चैट में दिए गए हैं। आप सभी के साथ इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगा। आज के इस वेबिनार ने कैंसर रोगियों और उनके देखभाल करने वालों के लिए अच्छे मानसिक स्वास्थ्य और आहार अभ्यास के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद की है। किसी भी प्रश्न के लिए या अपने काउंसलिंग सेशंस की बुकिंग के लिए कृपया कॉल करें सेंट्रल नंबर +91 6366843415 या हमें मेल करें info@4basecare.com पर। इतने अच्छे वेबिनार आयोजन करने के लिए मैं 4basecare का धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस वेबिनार ने कैंसर के दौरान जीवन के बारे में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की है। मैं आज के इस वेबिनार में उपस्थित होने के लिए सभी रोगियों, उनके घर वालों और स्पीकर्स के प्रति अपने हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती हूँ। आज के इस वेबिनार ने कैंसर रोगियों और उनके घर वालों के लिए अच्छे मानसिक स्वास्थ्य और आहार अभ्यास के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद की है। एक बार फिर इस वेबिनार को संभव बनाने वाले सभी लोगों का धन्यवाद।